यूरोप में राष्ट्रवाद के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज हैं इसी वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा पूरा आपको समझ में आने वाला है। यदि यूरोप में राष्ट्रवाद का वन शॉट वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो अभी वीडियो के लास्ट में आई बटन पर लिंक मिलेगी, जा करके देख लीजिएगा। नहीं तो चैनल पर प्लेलिस्ट है क्लास 10 सोशल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वहाँ पर जा करके आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं या फिर चैप्टर बाय चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं ही पढ़ाया हूँ, ठीक है। कुछ डिफिनीशन है, पहले हम लोग इन डिफिनीशन को पढ़ेंगे, फिर आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये डिफिनीशन भी आपके 2 नंबर में पूछ ली जाती हैं। तो मात्र 2 मिनट में 2 नंबर कवर कर लेते हैं। पहला है, बताइए निरंकुशवाद क्या होता है। क्या है निरंकुशवाद? जिस पर किसी का कोई अंकुश ना हो, है ना। जैसे आपके पप्पा घर में सबको पीटते होंगे, मारते होंगे, उनको कोई दबाने वाला नहीं रहता है ना, कि कोई उनको दबा दे। तो निरंकुशवाद मतलब क्या होता है, अब वो मत समझ लेना, पूरे यहाँ समझो कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर कोई अंकुश नहीं होता है, ठीक है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर कोई अंकुश ही नहीं होता, वो बिल्कुल फ्री होता है कि मैं जो चाहूंगा वही होगा। देन यह सैन्य बल पर आधारित दमनकारी सरकारें होती हैं, सैन्य बल पर आधारित, और ये दमनकारी सरकारें होती, भाई इनका जो मन होगा ये वही करेंगी, है ना। ये आपके कहने से नहीं करेंगी। अगर ज्यादा आप इधर उधर किया तो आपका गर्दन खाच गया, सोचो। दूसरा है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या होता है कि ऐसा राजनीतिक दर्शन, अब इसको बड़े प्यार से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दर्शन जो परंपराओं, रिवाजों और स्थापित संस्थाओं पर बल देता है। रूढ़िवाद क्या है बताइए? कि ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपराओं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, रिवाज और स्थापित संस्थाओं पर बल देता है, वो है आपका रूढ़िवाद। इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली बात है, यह तीव्र परिवर्तन की उपेक्षा तो करता है। हमें लगता है भाई जल्दी से बदल जाएगा, सब चमकता हुआ मिलेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो यह तीव्र परिवर्तन की उपेक्षा करते हुए धीरे धीरे परिवर्तनों को प्राथमिकता देता है। धीरे धीरे परिवर्तनों को क्या करता है, ये प्राथमिकता देता है। यह है आपका रूढ़िवाद। तीसरा है आपका उदारवाद, जिसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। उदारवाद, उदार है बिल्कुल से, उदार मतलब उदास, उदास मतलब आजादी। जिसको आजादी मिल गई वही उदास हो गया। पता है क्यों? क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। और जब तक गुलाम था, कोई उसको कूटता था तो फिर उठता था, तुरंत जाता था, हाँ जल्दी से गया, जो है चारा डाल दिया भैंस को, बकरी चराने चला गया, और जो है कोयला निकालने लगा, चाय के बागान में काम करने लगा। नहीं करता तो कूटा जाता। अब उदार हो गया, उदारवाद आ गया, यानी कि उदास हो गया, यानी कि अब आज़ाद हो गया। डन, अब पड़ा है चुपचाप खाए पिए। उधर से गुड्डू फोन किया, गुड्डू, हाँ गुड्डू 10 मिनट रुक आ रहा हूँ, पहुंच गया गुड्डू के पास। ऐसे ही सब है। तो उदारवाद का मतलब क्या होता है? उदारवाद का साफ से अर्थ होता है आजाद, फ्रीडम। इसके उदारवाद को जो फ्रांस के लोग थे, जो मध्यवर्गीय लोग थे, वो ये समझते थे कि व्यक्ति के लिए आजादी होनी चाहिए और कानूनी दृष्टि से समानता होनी चाहिए। कानूनी दृष्टि से समानता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो जैसे कानून है ना, वो सबके समान हो, एक समान बराबर हो। ऐसा नहीं है कि आप ऊंची जाति के हैं, आप बड़े लोग हैं, तो आपके लिए कानून दूसरा है, और हम नीची जाति के हैं और भी कोई ऐसा गरीब है, कोई कुछ कैसा है, तो उसके लिए कानून दूसरा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उदारवाद का मतलब यही होता है कि इस कानून के समझ सबकी बराबरी। अगर किसी ने चोरी किया है तो उसको सजा में 2 डंडा मिलेगा, तो सबको मिलेगा, सबको। गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, लड़का है, औरत है, ये है वो है, किस कोई फर्क नहीं पड़ता। चोरी किए हो 2 डंडा मिलेगा, बस। ये है आपका उदारवाद। राष्ट्रवाद को भूल ही गए थे, ये तो सबसे पहले नंबर में ही आया था भैया, है ना। इधर इसको मिटा दूं मैं, फिर अब कुछ लिखना भी होगा ना, और भी बताना होगा। देखिए एक चीज और, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले कहां पर हुआ? राष्ट्रवाद का प्रारंभ, तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले यूरोप में हुआ, तभी तो इस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप में कहां पर हुआ? तो यूरोप में हुआ फ्रांस में। कहां पर? फ्रांस में। राष्ट्रवाद क्या होता है?
थोड़ा गौर फरमाइएगा कि यह भावना अथवा विचारधारा, ये एक प्रकार की आपकी भावना है और विचारधारा है। तो ये भावना अथवा विचारधारा जिसके माध्यम से जनता में राजनैतिक, समझना, राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक एकीकरण संभव हो, जिससे संभव हुआ हो, वही होता है राष्ट्रवाद। जनता में, जो जनता है उसमें राजनैतिक, जनता चुन रही है, जनता बता रही है, सामाजिक और आर्थिक एकीकरण संभव हुआ, वो राष्ट्रवाद कहलाता है। डन। अब राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस में हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है कहां पर हुआ राष्ट्रवाद का प्रारंभ, है ना, तो फ्रांस में। फिर पूछा जाता है बताइए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। फ्रांसीसी क्रांति याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई, लेकिन एक बार फ्रांसीसी क्रांति के होने से फ्रांस आजाद नहीं हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति हो गई अब फ्रांस आजाद हो गया, गणराज्य हो गया, गणराज्य स्थापित हो गया फ्रांस में। तो अगर पूछा जाए बताइए फ्रांस में गणराज्य कब स्थापित हुआ, तो 1789 में तो क्रांति हुई थी, है ना, खाने वाने को लेकर के लड़ाई दंगा हो गया था, राजा मनमानी कर रहा था। उसमें जो अंतिम शासक था लुइस करके था कोई, है ना, बुर्बो वंश का लुइस जो है वो अंतिम शासक था फ्रांसीसी क्रांति के बाद, है ना। तो अगर बोला जाए तो कब फ्रांस जो है पूरी तरीके से गणराज्य स्थापित हुआ, तो वो है सन 1848। 1848 में क्या हुआ, फ्रांस में गणराज्य, गणतंत्र स्थापित हुआ। फ्रांस में क्या हुआ भैया, तो फ्रांस में गणतंत्र स्थापित हुआ कब, 1848 में। ये दो डेट ये इंपॉर्टेंट याद रखना। नारीवाद क्या होता है, जैसे देखो क्या होता है कि पुरुषों को ज़्यादा जो है वो मिली होती है, मेल को, है ना। जैसे आप अपने घर में यदि आपकी बहन होगी, आप जो है कई बहनें देख रही होंगी और कई भाई भी देख रहे होंगे, तो जो घर में जो भाई होता है ना, जो लड़का होता है ना, उसको छूट मिली रहती हर तरह की। वो जो है लफंगई भी करता है, इधर घूमता भी है, हरामखोरी भी करता है, यहाँ टहलता भी है, और जो है ना, ट्यूशन जाता है, बाइक से जाता है, कभी नहीं जाता है, कभी दोस्तों के साथ खेलता है, पैसे मांग लिया दे दिया। लेकिन जब लड़की की बात आ जाती है ना, लड़की मांगती है कि मेरे को ट्यूशन जाना है, यहाँ जाना है, उसको नहीं जाने देते घर वाले। क्यों नहीं जाने देते, क्या कारण है, और ये कब तक ऐसा रहेगा, कब तक ऐसा रहेगा। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, जैसे आप लोग जानते ही हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से जो है कुछ तैयारी करते रहिए, है ना। तो इसमें समझने की बात है और घर वालों को भी समझने की बात है। ये जो जनरेशन अभी है ना, अभी की जनरेशन, यानी कि आपके जो है मदर फादर, वो तो जो है उनके न्यूरॉन्स जैसे डेवलप है ना, वो वैसे ही चीज़ों को देखेंगे। आप कितना भी उन्हें समझाएंगे ना, वो नहीं समझेंगे। लेकिन आप जो चीज़ें समझ रहे हैं ना, आपके बाद की जो जनरेशन होगी ना, वो बदलने लगेगी। आप भी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, आप बदलेंगे तो आपके जो है आगे जनरेशन बदलती हुई जाएगी। तो ज़्यादा अपने घर वालों को समझा के ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। डन। देखिए नारीवाद क्या होता है, स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर, समझना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि राजनीति में भी आए। ऐसा नहीं कि उनको घर में किचन में खाना ही बनाना है, बस कट 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 सुबह से आटा ही सानना है, नहीं। सामाजिक काम करें, आर्थिक काम करें, और राजनीतिक समानता के आधार पर, राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों एवं हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। डन। यूरोप में राष्ट्रवाद से एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, वो आता है नेपोलियन को लेकर के। नेपोलियन सन 1797, कब, तो सन 1797 नेपोलियन क्या किया, जर्मनी पर अटैक, सॉरी इटली पर हमला। जर्मनी कहां से आ गया, नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन इटली पर हमला करता है,
है ना। बहुत बढ़िया कमांडो, बहुत तगड़ी सोच है नेपोलियन की, है ना। और कॉन्फिडेंस देखा जाए तो इस कदर कॉन्फिडेंस झलकता है कि आज की पीढ़ी भी नेपोलियन से ना मोटिवेशन लेती है, इतना कॉन्फिडेंस था। आज की पीढ़ी, मैं पहले की नहीं कर रहा हूं, आज की पीढ़ी भी नेपोलियन से मोटिवेशन लेती हैं। और सीखने की बात भी है, सीखने की बात भी है। एक मिडिल क्लास फैमिली से आकर के उसको थोड़ा सा मिला कि हाँ यहां से ऐसे हो सकता है, तुरंत उसने कर दिया। उसने अपने सैनिकों को बताया कि मैं तो जो है भगवान का बच्चा हूं, सब युद्ध जीतेंगे। सैनिकों को मोटिवेट किया, बिल्कुल चार्ज अप किया और दौड़ा दिया युद्ध के लिए। बस यही, ये क्या करवाया, ये कॉन्फिडेंस ही तो करवाया, और कुछ करवा देता। नेपोलियन समझ लेता कि बहुत ढेर सारे राजा हैं, अब मेरा कुछ ना हो पाएगा, तो क्या नेपोलियन कभी इस ओहदे पर पहुंच पाते? क्या आज हम उनके बारे में पढ़ रहे होते? बिल्कुल नहीं। क्यों ही पढ़ते हैं हम उनके बारे में? बहुत ढेर सारे राजा थे, हम नहीं जानते। आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उसके आसपास से बहुत ढेर सारे राजा थे, नहीं जानते हम उनको। दुनिया जानती भी उसी को है जिसने बड़े बड़े काम किए होते हैं, बड़े बड़े कांड किए होते हैं, है ना। उसी को दुनिया याद रखती है, उसी को दुनिया जानती है। आप सभी लोग सोचते होंगे कि मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, नाम हो। उसके लिए कर क्या रहे हो? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बैठने से कुछ नहीं होगा, याद रखना। बैठने से, घर बैठने से, सोचने से कुछ नहीं होगा। जितने थॉट्स हैं उसको लिखो, सोचो कि मैं कैसे काम कर सकता हूं। क्या किया इसने? इटली पर हमला कर दिया, फिर फ्रांस की गद्दी पर आकर के बैठ गया। लेकिन नेपोलियन तगड़ा शासक था। बात आती है 1804 में। 1804 में नेपोलियन देखता है बहुत जो है चोर बाजारी हो रही है, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, कानून सब इधर उधर हैं। तो नेपोलियन क्या करता है? नेपोलियन संहिता लाता है ना। नेपोलियन कोड जिसको बोलते हैं, नेपोलियन संहिता। तो नेपोलियन संहिता कब आती है? 1804 ईस्वी में। जिसमें क्या करता है नेपोलियन? नेपोलियन बहुत ढेर सारे काम करता है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, नेपोलियन का, कि हमें पता है कि नेपोलियन, देखिए इसमें है कि नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक हैं, है ना। और उनके असाधारण कार्य और आत्मविश्वास के कारण आज उन्हें दुनिया जानती है। नेपोलियन सबसे पहले शासन संबंधी सुधार करते हैं। जो शासन जिस तरह से राज हो रहा था उसको सुधार करते हैं। क्या करते हैं कि नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता, कार्यक्षमता के सिद्धांतों पर आधारित और देश में अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन पर केंद्रीकरण कर दिया, है ना। पूरे शासन को चलाने के लिए केंद्रीकरण कर दिया। दूसरा नेपोलियन ने किया आर्थिक सुधार। नेपोलियन ने क्या किया, याद रखना, 3 चीज इंपॉर्टेंट है। पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। क्या किया? पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। और नेपोलियन जहां पे फ्रांस में था वहां पे सब लोगों को आजादी थी, अपना धर्म जो है, आप कोई भी धर्म के हैं आप आइए अपना करिए, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप अपना काम करिए, जो भी आप कर रहे हैं करिए, कोई रोकेगा नहीं आपको। सबसे बड़ी बात, अब सब एक धर्म के लोग रहने लग गए, वो सारी अलग अलग धर्म के लोग साथ में रहने लग गए, और मजबूती आ गई। बताइए, आएगी ना। फिर नेपोलियन का दूसरा सबसे बड़ा सुधार था जिसमें नेपोलियन ने पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। कहाँ पर? पेरिस में ही बैंक ऑफ फ्रांस, और पेरिस में एक राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय की स्थापना की। पेरिस में एक राष्ट्रीय स्तर पर नेपोलियन ने क्या किया? विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। यानी कि नेपोलियन, देखिए, आर्थिक में भी नेपोलियन ने योगदान दे रहे हैं और शिक्षा संबंधी भी नेपोलियन सुधार कर रहे हैं। चोर बाजारी, है ना, जो लोग किसानों से, जो सेठ वेठ लोग थे वो किसानों से कर वसूलते थे, उसको भी इसने रोक दिया, नहीं वसूलना है। कानून के समक्ष सबको बराबर कर दिया। जो पहले ऊंची जाति में पैदा होते थे उनको सजा नहीं मिलती थी, नेपोलियन ने बोला सबको मिलेगी, गलती करोगे सबको मिलेगी। और एक चीज और, नेपोलियन क्या करते हैं? नेपोलियन ने बेरोजगारी को भी दूर किया और आवागमन को सुगम बनाने के लिए उन्होंने 229 पक्की सड़कों का निर्माण करवाया।
परिवहन में इन्होंने काम किया कि आवागमन को जो है अच्छा बनाने के लिए उन्होंने 229 जो है आपकी पक्की सड़कों का निर्माण करवाया। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। और भी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट पर वीडियोस हैं, वहाँ पर जाइए, अच्छे से सभी वीडियोस को देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।